छात्रों, आज हम चोल साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल साम्राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई। हालांकि वो पल्लव से शुरू होता है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं चोल, जो क्योंकि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के समय में राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, अर्थव्यवस्था हो, स्थापत्य हो, चरमोत्कर्ष का काल था। चोल साम्राज्य पर चर्चा करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि चोलों की स्थानीय स्वशासन और स्थापत्य कला आज भी प्रेरणा का स्रोत है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था और जिसने मदुरई कोंड की उपाधि प्रदान की। परांतक प्रथम के समय में ही चोल स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। उसके समय में दो अभिलेख उत्तमेरूर से प्राप्त हुए हैं। उत्तमेरूर अभिलेख 919 और 929 ईस्वी में। इन दोनों अभिलेखों में चोल स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तृत वर्णन है। चोल स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कहा रहा था कि दो सभाएं होती थी, और दूसरा सभा या महासभा। और सामान्य जनों की सभा होती थी और सभा या महासभा विशिष्ट लोगों की होती थी। वो ऐसी भूमि होती थी, ऐसा गांव होता था जो ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में, अनुदान के रूप में दिया जाता था। दोनों की शासन व्यवस्था के संदर्भ में आप देखेंगे तो वो जो चुनाव पद्धति होती थी वो लॉटरी के आधार पर होती थी, जिसको कुटबुलई कहा जाता था। कुटबुलई यानी लॉटरी के आधार पर चुनाव होता था। यानी गांव का व्यक्ति कोई भी प्रशासन में, ग्रामीण प्रशासन में शामिल हो सकता था। निश्चिततया उसके लिए शर्तें थी। शर्त यह थी, पहली शर्त यह थी कि उसकी आयु 35 से 70 वर्ष हो। दूसरी शर्त थी वह वेदों का ज्ञाता हो। तीसरी शर्त थी वह 1/4 वेली भूमि का, जो लगभग 1.5 एकड़ के लगभग होता है, 1/4 बेली भूमि का वह मालिक हो। इसके अलावा वह अपराधी नहीं होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, और संपत्ति की आय व्यय से संबंधित अगर कभी वो रहा हो तो उसमें वो भ्रष्टाचार का आरोप भी उस पर नहीं होना चाहिए। अर्थात देखिए एक चीज यहां पे कि अस्थायी निवास हो और 1/4 बेली यानी 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, वो होगा।
वेदों का ज्ञाता होगा, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, और वो सारे लोग जो इन शर्तों को मानते हैं वो अधिकारी बनने योग्य थे। और उनकी उस सब व्यक्ति की एक लॉटरी लगती थी और उसमें से चुन करके जो भी जिसका लॉटरी आ गया है तो आ सकता है। यहां लॉटरी से आप आज के लोकतांत्रिक स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो अगर यह योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो कोई भी अधिकारी बन सकता है, ग्रामीण अधिकारी। तो ये एक बेहतर स्थानीय स्वशासन थी और स्थानीय ग्रामीण कार्य की वो संपूर्णता से देखभाल करता था। अलग अलग समितियां होती थी, जैसे तोट्टावारियम उद्यान समिति, एरीवारियम तालाब समिति, पूर्णवारियम स्वर्ण समिति, कोयत्तावारियम मंदिरों की देखभाल करता था। इसमें से जो 30 लोग जो चुने जाते थे, जो प्रशासन कार्य देखते थे, उसमें से भी 12 विशिष्ट लोगों को अलग रखा था जो सबकी निरीक्षण करता था, जिसको संवत्सर वारियम कहते थे। और प्रशासन की व्यवस्था में और देखेंगे ग्रामीण स्तर पे, अगर हम यहीं पर चर्चा कर देते हैं, सेंट्रल स्तर पे जो था वो राज्य मंडलम में मंडलम, वलनाडु और नाडु बटा हुआ था। मंडलम मतलब हो गया प्रांत, वलनाडु मतलब हो गया कमिश्नरी, और नाडु मतलब हो गया जिला, और कुर्रम हो गया बड़े गांवों का समूह, और उसके बाद फिर ग्राम। राजा की सहायता में जो 2 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, पेरुंदनम, ये ऊंचे अधिकारी जो होते थे प्रशासनिक अधिकारी, उसको पेरुंदनम कहते थे, और जो निम्न अधिकारी होते थे उसको सेरुंदनम कहा जाता था। उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो भूमि कर जो होता था वो 1/2 से 1/4, आप इसको मान कर रखें, 1/2 से 1/4 भूमि कर होता था। जो विनिमय का जो माध्यम होता था वो धान होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिमय का माध्यम धान होता था। विनिमय का माध्यम क्या होता था? धान। सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का जो होता था उसको कलंजू कहते थे। स्वर्ण सिक्का को कलंजू कहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजराजा प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। राजराजा प्रथम जिसने सर्वप्रथम उत्तरी श्रीलंका को जीता और अनुराधापुर को नष्ट कर पोलनुरुआ को उसकी राजधानी बनाई, और आगे चल करके राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। राजराजा प्रथम ऐतिहासिक प्रशस्ति जारी करने वाला पहला शासक था। भू राजस्व का निर्धारण भू सर्वेक्षण के आधार पर करने वाला यह पहला शासक था।
और इसने विजय के उपलक्ष्य में मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की और राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना की, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर, इसने मामुंडी चोल की उपाधि धारण की और इसका मूल नाम था अरुमोलीवर्मन। ये भी लिख दीजिएगा, इसका मूल नाम था अरुमोलीवर्मन। इसके समय में शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन ने, शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी और राजा प्रथम ने यह अनुमति उसे प्रदान की। राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाई, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करके इस पर कब्जा किया और कहा जाता है इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये भी खूब पूछता है परीक्षा में, बंगाल की खाड़ी को चोल लेक, चोल झील में परिवर्तित करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। और गंगा के पार के क्षेत्रों को जीतने के कारण ही उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। गंगा को पार करके उत्तर भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया, बंगाल की खाड़ी के को क्रॉस करके किया, इसलिए उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम राज्य की स्थापना की। इसकी जो महारानी थी लोक महादेवी, वह हिरण्यगर्भ त्योहार करती थी। ये भी पूछा आता बराबर, लोक महादेवी किसने, कौन सा हिरण्यगर्भ त्योहार करता था? तो लोक महादेवी। इसने न सिर्फ श्रीलंका को जीता बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासकों को भी पराजित किया और चोल नौसेना की सर्वोच्चता इस संदर्भ में नजर आती है। इस वंश का एक और प्रमुख शासक था कुलोत्तुंग प्रथम, जो राजेंद्र चोल का नाती था। यह बेंगी राजकुमार था, बेंगी राजकुमार था और राजेंद्र चोल का नाती था और यह शासक बना। इसने चीन से अच्छे संबंध स्थापित किए और 72 शिष्टमंडल भेजा व्यापार करने के लिए। बहुत पूछता है कौन सा राजा जिसने 72 शिष्टमंडल भेजा चीन के लिए? चीन के लिए 72 शिष्टमंडल भेजा, व्यापारियों का शिष्टमंडल भेजा कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में कहा जाता है कि करों को हटाने वाला शासक था, यानी करों को कम करने वाला शासक जो था वो कुलोत्तुंग प्रथम था। एक और है कुलोत्तुंग द्वितीय, जिसके कारण रामानुजाचार्य को चोल दरबार छोड़ना पड़ा और इसने चिदंबरम की मूर्ति को भी फिकवा दिया। ये चोल शासक शैव उपासक थे, याद रखिएगा, इसीलिए, और रामानुजाचार्य वैष्णव उपासक थे, तो इस कारण से उसमें थोड़ा सा क्लैश था। और राजराजा प्रथम ने शिवपाद शेखर की भी उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर की भी उपाधि धारण की। एक और है विक्रम चोल, जिसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की, और आदित्य प्रथम, इसने तंजोई कोंड की उपाधि धारण की।
चोल के बारे में कहा जाता है कि उस काल का जो स्थापत्य था, फर्गुसन लिखता है कि चोल शासकों ने जो दैत्याकार मंदिरों की स्थापना की, यानी वो दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसको तराशा। मतलब फर्गुसन क्या कह रहा है देख लीजिए, दैत्यों के समान कल्पना की, यानी भवन जितने भी होंगे वो दैत्याकार होंगे, जो आज भी आपको दिखाई देता है दक्षिण भारत में, और जौहरियों के समान तराशा, यानी वो उत्कृष्ट भी था। चाहे विशेषकर राजराजेश्वर मंदिर के संदर्भ में कहा जाता है। चोल कला को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चोल कला को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी द्रविड़ या द्रविड़ कला का स्वर्ण युग, द्रविड़ शैली का स्वर्ण युग। थोड़ा सा समझा दें कि भारत में पूर्व मध्यकाल में 3 शैली चलती थी। एक नागर शैली जो उत्तर भारत में चलता था, नागर शैली उत्तर भारत में। दूसरा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली मध्य भारत में। चालुक्य शासकों के पास जो था बेसर शैली, बेसर शैली में नागर के भी गुण थे और द्रविड़ के भी गुण थे। और द्रविड़ शैली की शुरुआत तो पल्लवों ने की, लेकिन उसका चरमोत्कर्ष जो है वह चोल काल में देखने को मिलता है। खास के मैंने कहा राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर में उस चित्रकला के भी चिन्ह मिलते हैं। उसके अलावा एक कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति यहां मिली है वो भी उत्कृष्ट है, और कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सप्ताह में जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति उसी शेप में है, ठीक है। और फिर नटराज शिव की मूर्ति भी चोल काल की बहुत प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा साहित्य में देखेंगे तो पेरिये पुराणम एक रचना है, पेरिये पुराणम बहुत पॉपुलर है, पेरिये पुराणम। इसकी रचना सेकिलार ने की थी। ये कभी कभी पूछता है सेकिलार ने की थी। कुछ चीज़ों को हम विशेष रूप से चोल कला पर ध्यान रखेंगे जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो चोल मंदिरों के प्रवेश द्वार को, चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। एक और है जो मैंने बताया था राजराजेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर के सामने में जो है वो भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है, नंदी की मूर्ति स्थापित है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो मैंने कहा था नटराज मूर्ति, ये जो है इसका जो आकार है मूर्ति का वो चतुर्भुजा आकार है। और उसके बाद एक मैंने कहा था दक्षिणामूर्ति शिव, ये इनको एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो जिला है, हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पता कर लिया था, लेकिन जिला जो इसको नाडु कहते थे इसके बारे में भी थोड़ा जानना होगा। तो नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता है, और यहाँ पे नगर और ग्राम दोनों के लोग इसके सदस्य होते थे।
यानी नगर के भी लोग और ग्राम के लोग भी मतदान सहयोग सदस्य होते थे। और इसके खर्चे के लिए एक कर लगाया जाता था जिसको कहते थे नाडु विनियोगम। नाडु विनियोगम, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है इनका क्षेत्र कहाँ था, तो आप कह सकते हैं कोरोमंडल तट का जो एरिया था वो के उसके आसपास में ये इनका बसा होता है। ये भी कभी कभी पूछता है। इसके अलावा एक बार बीपीएससी में पूछा था उर की कार्य समिति को क्या कहते हैं, तो उर की कार्य समिति को अलुंगनम कहते हैं। उर की कार्य समिति को अलुंगनम कहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, वेतनभोगी कर्मचारी, उसको आयंगार कहते थे। इसका आप बाद में विजयनगर शासन में सुनेंगे, आयंगार। इसके अलावा एक और था जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा था, जो अग्रहार भूमि की जो मैंने चर्चा की थी कि अग्रहार भूमि जो ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को जो दी जाती थी, ब्रह्मदेय इसको कहा जाता था ब्रह्मदेय या मंगलम, ये ध्यान में रखिएगा, मंगलम। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था को महाजन नामक अधिकारी, महाजन नामक संस्था थी, यही इसको नियंत्रित कराती थी। उसके बाद अगर हम चोल कला का संदर्भ देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो कांसे की जो मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, उसका भी प्रभाव आगे चल के पाल कला में भी देखने को मिलता है। और पूर्व में आप सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना कर सकते हैं। एक कभी पूछा गया है कि इनकी भाषा क्या थी, वो याद है तो इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। इनकी राजकीय भाषा चोलों की संस्कृत थी। और उस काल में एक और प्रसिद्ध है तमिल रामायण। तमिल रामायण, इसकी रचना कंबन ने की थी। और हमने एक बताया था सेकिलार ने रचना की थी पेरिय पुराणम, उसको आप ध्यान में रखिएगा।